हर गुजरता दिन इस उम्मीद के साथ जाता है कि कल सुबह के अखबार में हमें वो खबर फ्रंट पेज पर मिलेगी जिसका इंतजार है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हो ऐसा भी नहीं है। 3 युद्धों को झेल चुकी सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया है, आतंकवादियों के घरों को ढा दिया गया है और चेनाब नदी पर भारत ने 2 पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर शुरू भी कर दिया है। आगे सरकार क्या करने वाली है और क्या करना चाहिए, ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा में शामिल सभी गेस्ट से पूछेंगे। हमारे साथ इस डिस्कशन में पूर्व डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पीके सहगल, इसके साथ ही अतुल अनेजा, विदेश और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार, और वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास बोहिते जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल मेरा पीके सहगल सर से है। सर, अब तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई है कि उनके पास 4 दिन से ज़्यादा का गोला बारूद नहीं है, फिर भी सरकार एक सैन्य कार्रवाई का रास्ता क्यों नहीं अपना रही? देखो, सरकार जो है इसका रास्ता अपनाएगी जब उनको हर प्रकार से आश्वासन मिल जाएगा कि पाकिस्तान अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर प्रकार से तैयार है फॉर रिटेलिएशन। बहुत बड़े पैमाने पे आपको एयर डिफेंस को डिप्लॉय करना पड़ता है। बहुत बड़े पैमाने पे आपको एयर बेसिस के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स रखनी पड़ती है, अपने रडार्स को डिप्लॉय करना पड़ता है, अपने सब जो प्रीवियस लोकेशन है, आपकी डेप्थ लोकेशन से वहाँ से ट्रुप्स को आगे लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई ट्रेन नहीं रद्द हुई, कोई छुट्टियां कैंसिल नहीं हुई, सब चुपीते कार्रवाई हो रही है। इसमें टाइम लगता है। जिस दिन और जिस समय सेना हर प्रकार से तैयार हो जाएगी, यकीनन बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे सेना को फ्री हैंड दिया है। और साथ में उन्होंने जो बार 2 CCS मीटिंग हुई है, CCPA मीटिंग हुई है, CA मीटिंग हुई है, उसके बाद उनकी अलग अलग बातचीत हुई है आर्मी चीफ से, एयर चीफ से, नेवल चीफ से, डिफेंस सेक्रेटरी से, और 3 बार उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे और अवश्य करेंगे। और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके पीछे आकाश को नहीं बख्शा जाएगा, और जिन्होंने इसके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हाथ मिलाया उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसका पाकिस्तान को अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसमें और फिर आज डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है, आज भी और कल भी, कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे में जल्द हम संयम बरत रहे हैं, हर प्रकार से हम तैयार हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस समय उनका मोरल गिर चुका है, उनका मोटिवेशन गिर चुका है, फौज के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया है, 10,000 से ज़्यादा सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है, और बड़े पैमाने पर उनमें कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपको ये नहीं पता, हम कह रहे हैं जब वो मीटिंग कर रहे हैं एयरफोर्स चीफ के साथ में, आर्मी चीफ के साथ में, नेवल चीफ के साथ में, कि क्या बड़ी कार्रवाई नेवी करेगी, क्या बड़ी कार्रवाई कोई एयरफोर्स करेगा, क्या बड़ी कार्रवाई कोई आर्मी करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, क्या ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होंगे, किधर होंगे, कैसे होंगे। और हमारा अनुमान है कि पाकिस्तान के पास ना तो ऑयल है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, टैंक भी नहीं चला सकेगा, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नहीं चला सकेगा, हवाई जहाज को भी उड़ाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर। बख्तरबंद का तो गोला बारूद यूक्रेन को बेचा जा चुका है ना? वो यूक्रेन को बेच दिया। उनके अभी गोले बारूद नहीं है। चाइना अगर भेजेगा भी हवाई जहाज के माध्यम से तो बहुत कम भेज सकता है, बड़ी तादाद में नहीं भेज सकता। और लड़ाई में जिस तरह से एमुनेशन की एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। बाजवा साहब का बयान आया है कि यूक्रेन को युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अपना भारी भरकम गोला बारूद बेचा है, आर्टिलरी बेची है, ताकि वो गरीबी से उबर सके। बिल्कुल उनका बयान सही है। और जो पैसा आया, 80% पैसा जो है पाकिस्तान के जनरल्स खा गए हैं, आवाम को उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें सर्ज कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतने बड़े तादाद में प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर कोशिश भी करें तो। ऐसे में 100% मुझे कन्विक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की लड़ाई लड़ सकेंगे। हिंदुस्तान जो है बड़े सोच समझ कर अगली कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि ये यकीन करना चाहता है कि पाकिस्तान दोबारा उठना खड़ा हो। अगर आपको याद होगा 2016 के बाद में 2019 में आपको दोबारा स्ट्राइक करनी पड़ी, कि 2019 और 2025 के बाद बीच में पाकिस्तान ने अनेकों हादसों को अंजाम दिया। कोई छोटे थे, कोई स्लाइटली बड़े थे। जी। अभी हिंदुस्तान ऐसी कार्रवाई करना चाहता है कि इसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत ही ना हो इस मामले की सोच विचार करने की। और हो सकता है कि ये अटैक जो इस बारी है, अगर आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक POK में हुई थी आतंकवादियों के खिलाफ, बालाकोट में भी स्ट्राइक आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस बारी आतंकवादियों के आका के खिलाफ भी हो सकता है। और उनके पीछे जो ताकत है
जो पाकिस्तान आर्मी और आईएस है उसके ऊपर भी हो सकता है। और यकीनन यकीनन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। जी तो वास्तव में ये हमला जो है पुराने हमलों से बड़ा अलग होगा, बहुत बड़ा होगा और बहुत भयंकर होगा और बड़ा डिवास्टेटिंग होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन हमको संयम बरतना है, सीक्रेसी, स्पीड जी सर। और सरप्राइज की आवश्यकता है। जी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब किसी दिन सुबह उठोगे, आप फ्रंट लाइन में देखोगे, मुझे लगता है कि आज या कल या परसों कभी भी मिडल ऑफ द नाइट पे अटैक शुरू हो सकता है। लेकिन इसका फाइनल निश्चय जो है वो केवल और केवल शायद प्रधानमंत्री को पता होगा या डिफेंस चीफ को पता होगा, हमको जी नहीं पता। सर, अगला सवाल है मेरा सुरेश कुमार गोयल जी से। सर, तुर्की का वॉरशिप आकर हमारे बगल से कराची बंदरगाह पर खड़ा हो गया है, यह कितनी बड़ी कूटनीतिक चूक है या भारत के लिए खतरा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बात करी है तुर्की की। मैं तुर्की से थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, जी तुर्की का जिक्र करूंगा, लेकिन हमें बात को एक जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखने की जरूरत है। तुर्की ने अपना नेवल शिप भेजा विद सप्लाईज। मेरे को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुर्की जो है ओआईसी का मेंबर है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जहां पर इस तरह के मामले होते रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हमको मिला है। B8 में पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही मेंबर हैं। तो इस्लामिक प्लेटफॉर्म तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। खासतौर पर तुर्की जब ये देखता है कि वो एक कैलिफेट की बात करते हैं, तो मेरे को आश्चर्य नहीं कि उन्होंने किया, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी वो खास वजूद नहीं रखता है, क्योंकि तुर्की के दिए हुए गोला बारूद भी अगर वॉर सिचुएशन आती है तो कब तक चल पाएंगे। बहरहाल मैं तुर्की से थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। हम लोग सर, गलती से खाली तुर्की के ऊपर लिमिट हो रहे हैं। जी आप आगे बढ़े उससे पहले मेरा सवाल ये है कि सिर्फ वॉरशिप आया नहीं है, ये एक तरह का संकेत है भारत के लिए। जी, मैं उसको समझ बूझ करके सब मैं तभी बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि तुर्की का शिप आया है और किसी भी वॉर में तुर्की का शिप पार्टिसिपेट करेगा, नहीं। क्योंकि अगर तुर्की का कोई भी शिप इस वॉर में भाग लेता है तो वो नेटो का भाग लेना हो जाएगा, और जो नेटो मेंबर कंट्रीज है वो जी कभी तुर्की को ये नहीं करने देंगी। तुर्की ने कई बार धमकी दी यूक्रेन के मामले में भी, लेकिन नहीं गए वो। तुर्की जी जानते हैं अच्छी तरह से कि भाग लेने का मतलब क्या होता है। सप्लाई कर सकता है, लेकिन सप्लाई वो ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूं, अगर जी आपकी सर। इजाजत हो तो। जी जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये बड़ी जाहिर सी बात है कि जैसा पहलगाम में वारदात हुई, तो भारत एक मिलिट्री एक्शन की बात जरूर करेगा। लेकिन अगर आप देखें जो भारत से मैसेजिंग जा रही है, वो मैसेजिंग खाली मिलिट्री एक्शन के लिए नहीं जा रही। भारत की मैसेजिंग जा रही है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये वारदात हुई है, इसका बारे में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, और हम आतंकवादियों को चुन करके मारेंगे, ये करेंगे, वो सब है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है इस मामले में गौर करने की कि जब जवाब चाहिए होता है, वो जवाब हम ऐसा चाहते हैं कि फिर दोबारा से हमने जो है वहां पर पुलवामा के बाद भी हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हाफिज सईद फिर भी एक्टिव चल रहा है। ये हम जो एक्शन चाहते हैं वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट पल रहे हैं, पनप रहे हैं, वो जी दोबारा अपनी ऐसी हिम्मत ना कर सके कि भारत के खिलाफ इस तरह की वारदात को अंजाम दें। उस वारदात को अंजाम देने के लिए जो एक्शन हमको लेना चाहिए, वो खाली एक मिलिट्री एक्शन की जो बात नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। और उस बड़ी चीज में मिलिट्री एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये पीएम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन काफी सारे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑप्शंस। इसमें मैं आखिरी चीज ये कहूंगा कि अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है। जी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सारे देश भाग में लेंगे। रशिया भी है, यूएसए भी है, यूके, फ्रांस। उनमें से काफी देश ऐसे हैं, जो अंगोला है, जो हमारे साथ में उन्होंने समर्थन देने का वायदा किया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या उनका रवैया रहता है, ये हमें खास तौर पर देखना है। जी सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग के बाद में हम एक सोच पाएंगे कि हमारे लिए इस समय क्या एक्शन सही है और क्या एक्शन नहीं है। लेकिन इन सब चीजों में एक बात आप ध्यान रखिए, सभी देशों ने, इंक्लूडिंग रशिया, जो हमारा काफी मजबूत पार्टनर रहा है, उन्होंने कहा है कि इस बात को आप डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाइए। यूएसए ने कहा है कि एस्केलेट ना करें आप। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम करेंगे तो कुछ खास वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश अभी इस पक्ष में नहीं है कि एस्केलेशन हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ में इंटरनेशनल सपोर्ट बना रहे, जैसा कि अब है, हमारा साथ दें, तो हमें जो सॉल्यूशन ढूंढना है वो सॉल्यूशन ये ढूंढना है कि पाकिस्तान का एक आखिरी इलाज हो सके। अब वो आखिरी इलाज क्या होगा, ये मैं टीवी पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा। जो बाकी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या जी ऑप्शंस हैं, तो उनको चर्चा करने दीजिएगा। मेरे ख्याल है वो चर्चा करके जो सही फैसला होगा प्रधानमंत्री ले लेंगे। जी सर, अतुल सर से मेरा सेम सवाल है कि कराची के बंदरगाह पर तुर्की के शिप आ गए हैं, दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी समर्थन जता दिया है। अब दिल्ली में क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली में आपको, जैसे हमारे बाकी दोनों ने जो विशेषज्ञ आपके साथ बैठे हैं, कि अभी जो लड़ाई या जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक फंडामेंटल चेंज चाह रहे हैं हम, एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव जो हो सकता है कि जो प्रेजेंट जो ढांचा है पावर का पाकिस्तान के अंदर, जी जिसमें मिलिट्री जो है उसका बोलबाला चलता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नहीं। ये हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, चाहे हम बात करें 1999 में वाजपेयी साहब ने वो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, उसके बाद फिर भी मिलिट्री ने, हम मुशर्रफ ने हमारे ऊपर अटैक किया, कारगिल वॉर हुई। हमारा जो एक्सपीरियंस है कि जब पावर पाकिस्तान में मिलिट्री के हाथ में होती है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। ये ढांचा बदलना है। किसी तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट हो जिसके पास असली पावर हो। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भारत की रणनीति होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब फंडामेंटल चेंज की बात कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज, उनकी जो पावर ढांचा है उसको चेंज करने का है। उसके बाद बाकी चीजें आती है। एक बार ये ढांचा बदलता है, फिर बेसिस नहीं होंगे, आपको लॉन्चिंग पैड्स बंद करने होंगे, वो सारी चीजें आती है। बट बेसिकली आपका दिल्ली में सोच ये है कि ऑब्जेक्टिव अटेन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। सर, कैसे लेकिन ये होगा? भारत में बैठकर कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान की उसके तो सालों से अंदर फितरत रही है। देखिए, अभी इसके अंदर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? गोयल जी जैसे बताया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मिलिट्री ऑप्शन उसमें से एक है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंटरनेशनल सिचुएशन देखनी पड़ेगी। इस वक्त हम माने या ना माने, कोई नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्ध हो, एस्केलेशन की तरफ जाए जिसमें न्यूक्लियर डायमेंशन है। प्रॉब्लम वहां आ रही है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता सारी दुनिया का हमारे लिए समर्थन है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आप एस्केलेट करोगे तक, लेकिन कैलिब्रेटेड एस्केलेशन चाहिए, या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से पहले करने के लिए आपकी सैनिक कार्रवाई को जो है कंप्लीट करना है अपना टास्क। ये एक एलिमेंट है। दूसरा, आप टर्की की बात कर रहे हैं, गोयल साहब ने आपको जवाब दे दिया उसके बारे में, मुझे कुछ ऐड नहीं करना कि टर्की बाय इटसेल्फ एक नाटो मेंबर होके आ नहीं सकता आपके पास। वो एक, आप पाकिस्तान को असला बारूद सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो सब हो सकता है, विच वी कैन टेक, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रही है चाइना की। चाइना मेजर इशू है। हम कोई टू फ्रंट वॉर नहीं चाह रहे। हम पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए 71 की लड़ाई जब हुई थी उसके पहले हमें मालूम हो गया था कि चाइना बांग्लादेश की लड़ाई में नहीं आएगा। मुझे लगता है अभी वो जो ट्रैक है, चाइना वाला ट्रैक, उसको फिक्स करने की जरूरत है। बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इस तरह, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा चाइना किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर, न्यूट्रल रहेगा,
तब तक आप एक एक्सटेंडेड वॉर की तरफ शायद हेसिटेट करें। अब ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो सरकार के पास। लेकिन चाइना फैक्टर, आप इससे ज्यादा चाइना फैक्टर आपको देखना है, न्यूक्लियर फैक्टर देखना है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स परमानेंटली आपको जो है वो चाहिए, वो अचीव करने। उसके लिए कई विकल्प हैं, कई विकल्प। वाटर से शुरू किया हमने, इकोनॉमिक एलिमेंट से शुरू किया है, उसको आगे अब एस्केलेट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक ले आए हैं उसको। और इंडस वाटर ट्रीटीज की जो सस्पेंशन है वो बड़ी बात है। पाकिस्तान ने क्या किया, 1972 शिमला अकॉर्ड को अबेंस पे डाल दिया। अब उसका मतलब क्या, कोई लीगल बैरियर नहीं है। भारत अगर चाहे तो आगे पीओके या पूरा पाकिस्तान में जो भी सैन्य कार्रवाई करना चाहे, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रही, इसका मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो आगे जा सकते। सो अब वो एक लीगल और ये जो वाटर इशू ये सब आ चुके हैं इक्वेशन में। अब टाइम आ रहा है, लेकिन सब कुछ जो कैलिब्रेट किया जाएगा वो एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाएगा। वो जब लगेगा कि हो रहा है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो एक स्ट्रक्चरल चेंज लाएगी पाकिस्तान में। इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। सर्जिकल स्ट्राइक की है, सब कुछ किया है, बालाकोट किया है, डेटरेंस नहीं बनी उतनी जितनी बननी चाहिए। फिर से पहलगाम हुआ है, इसका मतलब इसको आगे बढ़ के हमें जाना है। और वो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हम आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, बड़े सोच समझ के जाएंगे। सर, आपने परमानेंट चेंज की बात कही है, परमानेंट चेंज है क्या यहाँ पर? क्या पाकिस्तान को फिर से एक टुकड़े में तोड़ दिया जाएगा और टुकड़े हो जाएंगे, या फिर कुछ और आप इशारा कर रहे हैं? कुछ भी, रेजिम चेंज जो होती है सर, लेकिन वहाँ 2-3 युद्ध हो चुके हैं हमारे, उनसे पहले 3 युद्ध हो चुके हैं, 65, 72 और कारगिल का। बावजूद इसके पाकिस्तान की फितरत चेंज हो नहीं पाई है। वो क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि मिलिट्री फिर आ जाती है। इसलिए आपका निशाना जो है मिलिट्री की पावर को खत्म करने के लिए है। जब तक वो नहीं होगा कोई चेंज नहीं आ सकता। मैं सहमत हूं आपसे कि अब तक जो नहीं हुआ अब करना है। कहीं भी डज नॉट सूट अस कि मिलिट्री जो है उस पावर कंसंट्रेशन उसके हाथ में रहे। उसको कैसे करना है, ना करना है, वो स्थिति है। जी, अगला सवाल मेरा भोयती जी से है। सर, ये तो हो गया हमारा एक ग्लोबल लेवल का डिस्कशन, या फिर डिफेंस के नज़रिए से हमने इस मुद्दे को समझा। दूसरा, मैं देश के अंदर खाने जो राजनीति चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर इतने गलत तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार की तरफ न जाकर सेना पर जा रहे हैं। आज मैंने देखा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हाथ में एक खिलौना लिए हुए हैं जिस पर राफेल लिखे हुए हैं, उस पर नींबू मिर्ची भी टांगा हुआ है। ये सेना का मजाक उड़ा रहे हैं या सरकार का? देखिए, राजनीति तो हर जगह खेल बिगाड़ देते हैं, वही हो रहा है। लेकिन सर, उसके ये लिए मैं वक्त कांग्रेस राजनीति का नहीं होना चाहिए था। जी, वही बात कर रहा हूं मैं। ये बिल्कुल राजनीति का वक्त नहीं है। और सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें सभी दलों ने सरकार के साथ, यानी देश के साथ रहने की जो बात कही है उसे भी हमें भुलाना नहीं चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है वो समझ के लेना भी हमें जरूरी है। देखिए, क्या हुआ है मालूम है, हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों से भीम, महाभारत के भीम की शैली को काफी प्रचारित किया गया, आदत लगाई गई आम लोगों को, आम मतदाताओं को। वो कैसी चली है, उठा ली गदा और बोल दिया धावा। अब तीनों हमारे अनुभवी जो गेस्ट है इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया, वो सच्चाई है ना। क्योंकि युद्ध कोई ऐसी बात नहीं, और भी जो 2 एटॉमिक पावर्स हो उनमें इस तरह से युद्ध तो हो नहीं सकता। लेकिन जो राजनीति के गंदगी की मैंने बात की, उससे खेल बिगड़ जाता है, वो बात की, उसकी वजह वही है कि हमने संयम, चाणक्य की बात करते हैं लेकिन चाणक्य नीति के तहत का संयम नहीं सिखाया हुआ है। हमने उदाहरण रखा ही नहीं है हमने आम लोगों के सामने, आम कार्यकर्ताओं के सामने। देखिए, अब जो बात हुई यूपी के कांग्रेस नेता ने जो हरकत की उस बारे में गलत है। राफेल के बारे में, डील के बारे में, भले अब नई डील हो रही है, उसकी डिलीवरी की बात हो रही है, लेकिन ये समय नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या एक तरफा हो रहा है? हमें ये भी नहीं भुलाना चाहिए। आज ही मैंने सुना, आज भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उनका ये कहना कि सीमा के उस पार से पाकिस्तान
गोलीबारी कर रहा है और इस पार से हमारे विपक्ष वाले गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस राजनीति का ये समय नहीं है। और विपक्ष से भी ज्यादा, देखिए मैं पत्रकार हूं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी मैं सोचता हूं और एक कॉमन सेंस की बात है कि विपक्ष से भी ज्यादा सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि सत्ता जिम्मेदारी को भी लाती है। अब इस तरह की राजनीति की, माफ कीजिए गलत लगेगा, लेकिन बकवास किसी भी पार्टी ने नहीं करनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र से जो ठाकरे की शिवसेना है, उसके नेता संजय राउत आए दिन गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात करते हैं। ये समय नहीं है इस्तीफे की मांग करने का या इस्तीफे की अपेक्षा रखने का भी। देखिए भूतकाल में हमारे यहाँ जो हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो एक अलग आदर्श रखा था और रेल दुर्घटना के बाद का था। अब देश पे संकट आया है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो आतंकवादी हमला बोला, एक तरह से ये छाया युद्ध है ना। इस समय कैसे हम लोग ये अपेक्षा रखेंगे कि अगर गृह मंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो अनुभवी है, पिछले कई वर्षों से उन्होंने कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन को बारीकी से देखा होगा, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी जो उनके अंडर काम करने वाली है वो काफी सहज होगी, एक विश्वास का, कॉन्फिडेंस का उनका अपना रैपो बन चुका होगा। अलावा उन्होंने कश्मीर की आंतरिक जो ढांचा था उसको 180 डिग्री पर बदल दिया है। बिल्कुल, और उसी के साथ उनकी गलतियां नहीं है क्या? गलतियां भी है ना, नहीं तो बिल्कुल इस तरह से मुट्ठी भर आतंकी आते हैं और इस तरह के कारनामे को अंजाम कर देते हैं। लेकिन ये समय उस बात का नहीं है, उसके लिए हम लोग बाद में देख सकते हैं कौन चूक था। पहली बात तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि सरकार ने ये स्वीकारना की गलती हुई, ये बड़ी बात है। अब विपक्ष ने इस्तीफे से ज्यादा मांग ये करनी चाहिए कि हमें किस तरह से देश की ताकत बढ़े, देश के लोगों में उस आत्मविश्वास को बरकरार रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए आदत क्या हुई है कि उस समय की बात अलग थी, पहले काफी सालों बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ, हमारे सैनिकों के साथ एक बहुत ही गंदे तरीके से पाकिस्तानियों ने वो करतूत कर दी। और उसके बाद 12 दिनों में 26 फरवरी को हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब देखिए एक बार आपने जो पैतरा आजमाया, मैं कोई रक्षा मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं वही तरीका तो अब नहीं अपनाया जा सकता ना, कुछ और तरीके से बिल्कुल काम चल रहा होगा। अभी कुछ समय पहले जो खबर आई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ एयरफोर्स ने भी उनको ये दिया हुआ है कि हम पूरी तरह से किस तरह से तैयार है। अलग अलग इकाइयां जब पूरा भरोसा देगी और हमारे तीनों ही गणमान्य गेस्ट ने जो बताया हुआ है वही बात को ध्यान में रखते हुए संयम सभी लोगों को और सत्ता को सबसे ज्यादा रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगला सवाल सर पीके सगल सर से है मेरा। सर इस हमले के बाद एक बार फिर से वो बात चली है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं अंदर से भी सपोर्ट मिला था जो हमला करने आतंकवादी बैसरन घाटी पहुंचे थे उनको। आपको क्या लगता है इस हमले के बाद क्या इतने सारे बदलाव आ पाएंगे कि कश्मीर के अंदर जो एक सपोर्ट देने का पहले से चलन रहा है, खास करके पंडितों के पलायन के बाद से, क्या वो इस हमले के बाद उसमें कोई बदलाव ला पाएगी सरकार या फिर सेना? बदलाव लाने की, लेकिन द फैक्ट इज कि अभी तक बदलाव आया नहीं है। क्योंकि आप देखो हमले हुए को तकरीबन 12-14 दिन हो गए हैं, आपको वो आतंकी पकड़े नहीं गए, ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े नहीं गए, वो अभी भी देश में छुपे हुए हैं, अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं। उनको कोई खाना पानी दे रहा है, उनको कोई रहने की जगह दे रहा है, उनको कोई सेफ हाउसिंग दे रहा है, सेफ सेंचुरी दे रहा है जी। सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम भी किया कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी तक नहीं आई। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी शामिल है, 5th कॉलम अभी भी शामिल है, स्लीपर सेल्स अभी भी शामिल है, जो हर प्रकार से पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स है, पाकिस्तान की मदद करते हैं और करते रहेंगे काफ़ी देर तक। उनको हर प्रकार से निकालना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और शायद उसको 5-10 साल लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। कोशिश ज़बरदस्त है, इस समय बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है, सारी जगह पे सर्चेज हो रहे हैं। कुछ घरों को बर्बाद किया, अपने 8 से 10 घरों को तोड़ा है और 1500 कहा जा रहा है 1500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद उससे 10 गुना ज़्यादा लोग और होंगे जो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं। बार बार LG जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी डिसमिस करते हैं, क्योंकि पता लगता है कि वो
वास्तव में पाकिस्तान के की गतिविधियों के सिंपथाइजर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। महबूबा मुफ्ती की सरकार भी थी, उनको सपोर्ट करती थी। अगर फारूक अब्दुल्ला का आपने बयान सुना है 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे महबूबा मुफ्ती को कहा है कि जब जब इस्लाफी की घटना होती थी आप आतंकियों के घर जाते थे, क्या हम जाते थे? उन्होंने कहा कि आप के साथ सिंपथाइज करते थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे उनके सिंपथाइजर्स हैं, उनको निकालना जो है, और ये सिंपथाइजर्स उनके लिए पिछले 25, 30, 40 साल से पाले हुए हैं, उनको ओवरनाइट निकालना जो है इट्स एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। मेरे मुताबिक कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन कोशिश जारी है। अब देखो, जो पथराव की घटना होती थी खत्म हो गया, पेट्रोल बम फेंके थे, स्कूलों को जलाया जाता था खत्म हो गया, जो बैंक लूटे जाते थे खत्म हो गया, जो आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते थे वो खत्म हो गए। अभी सिक्योरिटी फोर्स के अलावा वो टूरिस्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं, या जो लोग बाहर की लेबर आती है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो इतना बड़ा विकास हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर 45 to 50 डेज होता है जब कश्मीर का बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फ्रूट है उसको भेजना होता है जी। और उस समय भारी लेबर आती है जो उनके लिए उनको ऑर्चर्ड से फल तोड़ती है, उनको पैकिंग करती है, उनको फिर आगे ले जाती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ताकि उनकी वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं वो टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पर आए थे, जो कश्मीर की आज लाइफ लाइन है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी काफ़ी कम हो गई है, IIM खुल गए, IITs खुल गए। इससे पाकिस्तान बहुत बुखला गया था और उसको लगता था कि शायद कश्मीरी अवाम जो है उसके साथ में। उसने ये कार्रवाई की, उसका मकसद था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना। उसका कोशिश था कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के खिलाफ के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाएगा। नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। पाकिस्तान को उसका अंदाजा ही नहीं था कि कश्मीर में सारे के सारा अवाम एकजुट हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो जाएंगी, पूरा देश एकजुट हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो जाएंगी और सरकार को साफ तौर पे कह रहे हैं आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग की कुछ लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो गलत उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हाँ, ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का हमला हुआ। अमूमन इस तरह के हमलों के बाद कश्मीर में सेलिब्रेशन एक देखने को मिलता था, अंदर खाने में, कहीं फ्रंट में वो भी नहीं था। लेकिन इस बार कोने कोने में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस्लाफी के प्रोटेस्ट आज से पहले कभी भी नहीं हुए थे। जब भी इस्लाफी की घटना होती थी, आप देखो महबूबा मुफ्ती वगैरह और मिरवाइज वगैरह जो पाकिस्तान के हित में बोलते थे, वो कहते थे हिंदुस्तान की गलती है जिसकी वजह से ये हुआ है, हिंदुस्तान की चूक है। लेकिन इस बार किसी ने ये नहीं कहा। सब ने कहा कि जो ये कार्रवाई हुई है बड़ी निंदनीय है और ये इसके बदले में पाकिस्तान को जबरदस्त सजा देनी चाहिए। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान हैज टू बी पनिश्ड इन अ मैनर कि पाकिस्तान की दोबारा जरूरत ना हो इस माफी की कार्रवाई करने की। और पूरी दुनिया, पहली बार है कि पूरी दुनिया जो है टेररिज्म के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, हिंदुस्तान के साथ है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक भी है, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में जब डिस्कशन हुई पहली बार उसको वीटो लगा सकती थी, टेक्निकल वोट कर सकती, लेकिन चाइना ऑल्सो उन्होंने टेररिज्म का बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स या हुलिगन ने इस माफी की कार्रवाई की है, लेकिन ये साफ तौर पे कहा कि जो हुआ है वो निंदनीय था, नहीं होना चाहिए था। ये चाइना की तरफ से बयान आया है। खैर, मैं सुरेश कुमार गोयल सर से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर 72 जैसी स्थिति बनती है तो क्या चीन के इन्फ्लुएंस के चलते रूस हमें उतना सपोर्ट कर पाएगा जितना 72 के युद्ध में किया था? बिल्कुल सहमत नहीं कि 72 जैसी स्थिति बन सकती। 72 की स्थिति बहुत अलग थी। सर, मैंने शुरू में कहा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हमने अगर एक्सट्रीम को टच किया जी मैं उस हाइपोथेसिस पर नहीं जाऊंगा जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वरना तो काफी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं, तो मैं नहीं मानता हूं। देखिए, मैं 2-3 छोटी बात कहूंगा यहाँ पर। 72 वाली बात बिल्कुल नहीं है। 72 वॉज एक्चुअली एक कैलकुलेटेड कैंपेन था। आपको याद होगा जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि समय दीजिए, वी वर प्रिपेयर्ड। यहाँ पर ये प्रिपरेशन की बात नहीं है, ये स्पॉन्टेनिटी वाली बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप को इजाजत दें, क्योंकि डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा है, मैं इससे हटके कोई बात कहना चाहूंगा। बताइए सर। और वो ये है कि कश्मीर की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल जो कन्विक्शन है, ये आई एम कन्विंस्ड कि कश्मीर का हमारा इशू पॉलिटिकल मैनेजमेंट का है, नंबर 1। इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सिक्योरिटी डायमेंशन सही तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे, मेरे को इस बात में कोई शक नहीं है।
हमको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, और लास्टली कि किसी भी कीमत पर यह संदेश नहीं देना है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के बाकी राज्यों से अलग है। क्योंकि अगर हम भारत के ये कहिए, हम ये एक मैसेज कन्वे करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के बाकी राज्यों से अलग है, वी आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान, वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट। वो नहीं करना है। हमको ये पोलराइजेशन नहीं करना है, चाहे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, कैसा भी हो। इस्लामिक एंगल को नहीं लाना है हमें देखना ये है कि यहाँ पर जो टेररिज्म वारदातें हो रही हैं बार बार नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कहना जी, इजराइल भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं कि हमारा बॉर्डर काफी बड़ा है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं तो वो इसलिए कि वो बाहर से अंदर आ पा रहे हैं। हमें जरूरी है कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी मजबूत करें कि बाहर के लोग अंदर आकर के, अगर अंदर के थोड़े से एक लोग भी हैं, कि उनको सपोर्ट कर सके। और आखिरी चीज, इससे पहले जनरल साहब ने, काफी लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के पहले के हालात को बयान किया है, मैं जम्मू कश्मीर के बाद जा चुका हूं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है, हम भूल गए कि 65 में जब पहले आए थे लोग वहां पर घाटी में, तो कश्मीरी जो भेड़ चरा रहे थे, सबसे पहले खबर उन्हीं से मिली थी जी। कारगिल में सबसे पहले खबर हमको कश्मीरियों से ही मिली थी। हम भूल जाते हैं बार बार कि बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज आर विद इंडिया। अगर हम उनके जो नौजवान हैं, वहां की यंग जनरेशन, अगर वो खाली बैठी रहेगी, काम नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो दिमाग में खराबातें आएंगी। तो जरूरत यह है कि हम वहां का पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक करें, स्टेट को बाकी स्टेटों जैसे समझें, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो, और किसी भी हालत में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि वहां के लोग समझें कि हम भारत से अलग हैं, या रोजगार पर किसी तरह का असर पड़े। जी जी जी। अगला सवाल मेरा अतुल सर से है। अतुल सर, इनपुट के लेवल पर मैं देख पा रहा हूं कि दो तरह की चूक हुई है। पहली कि हमला होने वाला था, इसको लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिला, सिक्योरिटी में भी लैप्स रहा, तभी ये हुआ। दूसरा, आज इस बात को 13 दिन पूरे हो चुके हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं तब कंप्लीट 13 दिन हो चुके हैं, और इनपुट के लेवल पर दोबारा से चूक है कि 13 दिन बाद भी आतंकवादियों का कोई सुराग हमारे पास नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अब टैक्टिकल लेवल पे अभी जाने की जरूरत नहीं है कि अभी किसकी चूक थी, क्या थी। दैट इज चिकन फील्ड, अभी वो नहीं है। बात हम ब्रॉड स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, एक फंडामेंटल चेंज पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे हैं, वो इश्यूज हैं इस वक्त हमारे। बाकी ये टैक्टिकल लेवल पे क्या हुआ, किसने किया, ये हम बाद में जा सकते हैं। दिस इज द टाइम टू थिंक बिग और थिंक स्ट्रेटेजिक। तो इसमें इस वक्त सारा फोकस ही हमारा वहां है कि कैसे बदलाव लाया जाए पाकिस्तान के अंदर, जो परमानेंट हो, कमर तोड़ हो, वो ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि बाकी हमने ट्राई कर लिया विकल्प, वो हो नहीं रहा। जब तक हम एक बेसिक अंदर स्टेट स्ट्रक्चर को ही नहीं बदलेंगे पाकिस्तान के, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, आतंकवाद आता रहेगा। सर, आपकी नजर से कैसे बदल सकता है स्ट्रक्चर? वो बहुत तरीके हैं यार। इस वक्त मैं जो है टैक्टिक्स क्या होंगे उसको बदलने के लिए, पहली बात तो मैं सक्षम नहीं हूं इसके लिए, दूसरी बात स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता, लेकिन वो बदल सकता है आपका। अब लेकिन उसके पहले कुछ हमें डिप्लोमेटिक फिक्सिंग चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था, अगर लोग कहते हैं एलओसी क्रॉस कर जाओ, आप अटैक कर दो, एक काल्पनिक एक तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि चाइना का सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, वो बाल्टिस्तान से जा रहा है, राइट सर, कश्मीर से जा रहा है। हैव वी टेकन चाइना ऑन बोर्ड बिफोर वी अटैक? मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये आपको सोचनी पड़ती हैं पहले। लेकिन जो बड़ी बात है कि हमने निश्चय कर लिया है कि हम ये चेंज लाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एक इच्छा शक्ति है कि ये हम चेंज लाएंगे। बाकी उसके ऊपर ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है, उसके ऊपर टैक्टिक्स क्या फॉलो करेंगे, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, डिप्लोमेसी से लेके फौज से लेके इंटेलिजेंस। और एक और चीज है कि इस वक्त सपोज हमने अटैक कर दिया, इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अंदर ऑपोजिशन पीक पे है।
वहां पर सबसे बड़ा नेता है इमरान खान, जिसको जेल में डाला। उसके सपोर्टर्स ऑलरेडी जो है आसिम मुनीर के खिलाफ बैठे। हमने अगर सारे नहीं देखे, हमने अटैक कर दिया तो वो यूनाइट हो जाएंगे। डज इट सूट अस? हमें सारी पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना है पूरी तरह से। अगर हम सपोज कहें कि हम वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होनी चाहिए, और आज की तारीख में अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होती है तो इमरान खान जीते, और अगर इमरान आते हैं तो फौज नहीं आती। ये उनकी पोलराइजेशन हो चुकी है। हमारा एक पॉलिटिकल विकल्प भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, या मल्टीपल आपको श्रूडली और बड़े सोच समझ के डिप्लॉय करनी है। लेकिन वो है लीवरेजेस, और मुझे यकीन है कि ये सारी लीवरेजेस का तालमेल बना के हम करेंगे। और वो कब करेंगे, कितना टाइम फ्रेम है, सर ये आपने आज कहना मुझे। इमरान खान की बात की है। इमरान खान को फौज ने ही भेजा है और फौज ही नहीं आने दे रही है। क्या आपको लगता है कि अभी भी इमरान खान का कोई चांस है आने वाले भविष्य में, कल में, आने वाले सालों अगर में? इलेक्शन हो रही है, मैं गैलप पोल्स देख रहा था। सर इलेक्शन वहां के आपको पता है कि कैसे होते हैं? भाई अगर आप कुछ भी नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको चीजें कुछ करवानी पड़ती है। होगा अपने से कुछ नहीं, राइट? लेकिन आपको कैसे करवानी, हाउ विल यू एनफोर्स योर विल, ये हमारे लिए चुनौती है इस वक्त। अपने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये लड़ाई मुझे लग रहा है कि ये लंबी लड़ाई है। लड़ाई का मतलब फौजी लड़ाई नहीं, लेकिन ये जो अपने नेबरहुड में अपने अस्तित्व को जमाना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव, ये एक बहुत बड़ी हमारी चुनौती है। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड का साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोल बनना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। नहीं तो लोग वही होगा जो हमारे साथ पहलगाम में हो रहा है और तरीके से हो। आपकी पावर की एक्शन की बहुत जरूरत है। पावर सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन आपका रुतबा जो है वो पूरे रीजन में जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अगर आप इस टाइम पे $5 ट्रिलियन से लेके आप 10 ट्रिलियन जाते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी बढ़ेगी। ये सब हमें करना है, और पहलगाम उसका रिमाइंडर है कि अब ऑप्शन नहीं है कोई। यू हैव टू राइज, इंडिया हैज टू राइज एंड इंडिया हैज टू ग्रो। जी सर, अगला सवाल मेरा मोहिते सर से। मोहिते सर, एक आखिरी सवाल है आपके लिए। जैसा कि मैंने अजय राय को लेकर एक सवाल पूछा था, ठीक वैसा ही एक और सवाल है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। हमला हुआ है पहलगाम में, हिसाब मांग रहे हैं पुलवामा का। सिद्धार्थ जी, वैसे देखिए सवाल गलत नहीं है, लेकिन समय गलत है। सवाल कोई गलत नहीं है। देखिए जो हो जाता है उसके बाद सेशन हुए वहां पर मांग सकते थे। आज पहलगाम में हमला हुआ तो अचानक से आपको पुलवामा याद आ गया? मनोज जी ने जो बात कही उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, नहीं तो वो अलग आपके डिबेट को लेकर विवाद का मुद्दा बनेगा। लेकिन जनतंत्र में या किसी भी तंत्र में अगर कोई गलती होती है तो उस गलती के बाद, जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि पहलगाम में जो कुछ हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनके तुरंत तबादले कर दो, उनके ऊपर एक्शन ले लो, फिर वहां के एलजी तक पहुंचो। मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि ये समय वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि 6 साल बाद भी अगर हम लोग कोई आत्म परीक्षण न करे, हमारी गलतियों को हम लोग गलती न माने, हमारी गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश ही न रखे, अगर कोई उस बारे में बोलने की चेष्टा करे तो उसे राष्ट्रद्रोही करार दे दे, ये गलत हो जाएगा। फिर तो हम तो देखिए एक तरह से दुश्मन का फायदा करवाएंगे, क्योंकि जब तक हम गलती से सीख नहीं लेते तब तक कुछ नहीं होगा। सर कितनी गलतियां लगेंगी सीखने के लिए? यही तो बात है, यही तो सत्ता की जिम्मेदारी आती है। जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि जनतंत्र में जो जनतांत्रिक तरीके से चुन के जाते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही होती है। इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। देखिए गोयल जी ने जो बात कही ना, बहुत बड़े काम की चीज है। जो मैंने कहा कि देश के आत्मबल को बढ़ाए रखना है तो हमें सबको हमारा एक होना, हमारी एका दिखाने की आवश्यकता है। क्या हुआ दुर्भाग्य से, हमारे व्हाट्सएप पे जो मैसेज हुए, हमारे महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, नासिक शहर की एक बड़ी लिस्ट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लेकर घूमती है कि इनके ऊपर बहिष्कार कर दो। माफ कीजिए, आप क्या करवा रहे हो? 370 हटाने के बाद कश्मीर के अर्थतंत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव है, हमें उसका मार्केटिंग करना चाहिए। 21,000 करोड़ तक हमने टूरिज्म इकोनॉमी कांग्रेस माफ कीजिए कश्मीर की बढ़ा दी, उसका हमें मार्केटिंग करना चाहिए। 5 लाख जॉब टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ने की वजह से कश्मीर में तैयार हो गए, हमें उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। हमें वो नहीं कर रहे। हम
भारतीय एक है दिखाने के बजाय ओ और हम, यहां दुनिया पैदा करके, माफ कीजिए, उन आतंकियों ने पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करते हुए जानबूझ के हिंदुओं को ही टारगेट जो किया, उनका जो मकसद था हिंदू और मुस्लिम दरार पैदा करना, हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे दंगे करवाना, क्या हम पाकिस्तान के एजेंडे पे खेलना चाहते? गंभीरता से हर पॉलिटिकल पार्टी ने और खासकर उन लोगों ने जिन्होंने इस तरह के वायरल मैसेज करवाए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट मशीनरी जिस तरह से कुछ पत्रकारों पे तुरंत आनंद फानन में कार्रवाई की, यूट्यूब चैनल्स बंद करवाई, उसी तरह से इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व है, राष्ट्रद्रोही तत्व है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए हमारे लिए। नहीं तो ऐन युद्ध के मौके पर यही तत्व जो है एक तरह से, माफ कीजिए, अभी देखिए पंजाब में तो 2 पाकिस्तानी एजेंट मिले, इस तरह के तत्व भी हमारे देश में आपसी आग लगाने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की तमाम आशंकाओं के, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद बेकरार है और तकलीफ बरकरार है। उम्मीद करते हैं कल का सूरज और कल का अखबार दोनों ही वो खबर लेकर आएंगे जिसका हमें इंतज़ार है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। नमस्कार।